गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संध्या पांडे आज क्लास 12 का हिंदी जो कि पहला क्लास है मेरा, इसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं सिलेबस पे फोकस करूंगी कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको पता भी है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। सिलेबस में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो पूरा आप पिछले साल पढ़ चुके हैं। उसके बाद व्याकरण जो आपने पिछले साल ही पढ़ लिया है, प्लस खंड काव्य और राजमुकुट नाटक, ये भी पिछले साल आपने पढ़ लिया है। पढ़ना क्या है, इस साल केवल पाठ पढ़ने हैं। पाठ में गद्य का, काव्य का और संस्कृत का, इसलिए सिलेबस ज्यादा नहीं है। और ये प्रथम क्लास है तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आप तक आपको समझ में आए और पूर्णतः वो क्लास की तरह अरेंज हो। फिर भी वो उतना डिटेल्स हो नहीं पाएगा, संक्षिप्त में मैं समझाने का प्रयास करूंगी। और मैं उम्मीद रखूंगी कि आप भी किताब को खोल करके उसे रीडिंग करके उसे समझेंगे भी। तो सबसे पहले आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो पता ही है। हिंदी गद्य में गद्य का पहला पाठ, अब यहां से आप देखेंगे हिंदी का पहला पाठ देखेंगे कि खंड क का गद्य का पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। और आपके एग्जामिनेशन के लिए अगर पिछले साल नहीं आया होगा तो इस साल जरूर यह जीवन परिचय महत्वपूर्ण होता है। जीवन परिचय क्या, इनकी रचनाएं, अधिकांश एक साल गैप करके इनकी रचनाओं से एक रचनाएं जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा लिखिएगा भी और याद भी करना है। तब देखिए इसका वासुदेव शरण अग्रवाल का संक्षिप्त जीवनी में साहित्यिक परिचय। संक्षिप्त जीवनी जो कि पिछले साल भी आप कॉपी में ऐसे ही लिखे थे, इस बार भी ऐसे ही लिखना है। जन्म सन 7 अगस्त 1904, मृत्यु सन 26 जुलाई 1967 ईस्वी। जन्म स्थान मेरठ का खेड़ा नामक गांव। व्यवसाय में ये विद्वान लेखक थे। अवधि मतलब समय, किस युग के लेखक थे ये? आधुनिक युग के लेखक थे। उपाधि इनकी पीएचडी और डीलिट की उपाधि थी। साहित्यिक आंदोलन अर्थात स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना इन्होंने किया था। इनकी रचनाएं तो बहुत सी हैं, फिर भी मैं कुछ संक्षिप्त रचनाओं को मैं यहाँ पे लिखा है। तो इनका निबंध संग्रह इतना है: पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, कल्पलता, मातृभूमि, भारत की एकता, यह निबंध संग्रह है। इसके बाद आलोचनात्मक कृति है पद्मावत की संजीवनी। इनकी भाषा शैली कैसी है? ये शैली है और भाषा हिंदी है। गवेषणात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, उद्धरण शैली, भावात्मक शैली और विचारात्मक शैली तथा हिंदी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। अब आइए पाठ एक जो राष्ट्र का स्वरूप पाठ है, इसका थोड़ा संक्षिप्त में इसका भाव मैं बताती हूँ, इसकी समरी में बताती हूँ आखिर ये राष्ट्र का स्वरूप है क्या। राष्ट्र माने देश। देश कैसे बनता है, पूरा पाठ जो है इसी पर निर्धारित है। देश का निर्माण कैसे होता है, तो किसी भी देश को बनने के लिए सबसे पहले उसमें भूमि की आवश्यकता होगी, भौगोलिक पर्यावरण की आवश्यकता होगी। तो भूमि अर्थात वहां की धरती। उसके बाद केवल धरती से तो देश बनेगा नहीं, धरती के साथ वहां पे रहने वाले लोग भी होने चाहिए, तो जन। और उसके बाद केवल धरती और जन से नहीं होता, सबसे महत्वपूर्ण उसकी सभ्यता और संस्कृति होती है। तो यह राष्ट्र का स्वरूप का 3 अंग, भूमि, जन और संस्कृति। पाठ में आप देखेंगे कि तीनों की भूमिका अलग अलग उसमें बताई गई है, तीनों से संबंधित अलग अलग चीजें बताई गई हैं। तो इसको थोड़ा संक्षिप्त में हम बता रहे हैं कि लेखक के अनुसार इसमें क्या है कि प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप में पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। मैंने इनका जो देखिए यहाँ पे है पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इसमें लेखक ने बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बना है। जैसा कि पहले हमने बताया था आपको, प्रथम तत्व क्या है? पृथ्वी अर्थात भूमि। दूसरा तत्व क्या है? जन। तथा तीसरा तत्व क्या है? संस्कृति। पृथ्वी को माता के रूप में मानना, स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। अब हम जो जन हैं, हम हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना हो तो कैसे उत्पन्न होगी? जब अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को या पृथ्वी को अपने माता के समान दर्जा देंगे। तो इस प्रकार यहाँ वही बताया गया है कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ विचार व्यक्त किया गया है। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति
इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी इसमें मार्मिक आनंद पक्ष को स्वीकार किया गया है। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी इसमें मार्मिक विचार व्यक्त किया गया है। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जो सहृदय व्यक्ति होता है वो किसी भी संस्कृति के बाह्य बनावट को वो नहीं देखता है, बल्कि हर संस्कृति का अलग अलग अपना आनंद होता है। तो सहृदय व्यक्ति हर संस्कृति से कुछ सीखता है और उसके आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संध्या पांडे SIC से क्लास सेकेंड ईयर के हिंदी विषय का दूसरा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। प्रथम वीडियो में आपने गद्य के प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का संक्षिप्त जीवनी एवं साहित्यिक परिचय पढ़ा। अब मैं इस वीडियो में क्रमशः राष्ट्र के तीनों अंगों को विस्तार पूर्वक समझाते हुए महत्वपूर्ण अंशों से संबंधित प्रश्नों को समझाऊंगी। आइए प्रथम पृष्ठ को देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक संक्षिप्त समरी के रूप में बताया था, अब इसमें देखिएगा पहले लाइन से, भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जैसा कि आप पहले भी इसको थोड़ा संक्षिप्त में जान चुके हैं। भूमि अर्थात धरती, और धरती पर बसने वाला जन माने लोग, और उनकी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से जब तीनों मिलते हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं भूमि। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। वह अनंत काल से उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, अद्योपांत अर्थात आदि से लेके अंत तक की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अर्थात हम पृथ्वी की महिमा को पहचानते हुए, उसकी महत्ता को समझते हुए हम उसके गौरव को बनाए रखें। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी होगी। इसका अर्थ है हमें हर तरह से जागरूक होना होगा। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना गया है। सांगोपांग अर्थात सभी अंगों का अध्ययन। जो विकसित देश होते हैं, जो जागरणशील देश होते हैं, वहाँ की जनता पृथ्वी के हर एक अंगों का अध्ययन करती है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों में परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। अर्थात जिस जल से हम अभिषिक्त होते हैं वह जल कैसे बनता है, वह बादल बनते हैं तो उसमें किसका किसका योगदान होता है, यह हमें जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, ज्ञान के कपाट अर्थात ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों में शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। अर्थात जिस चीज़ को हम जितना भी जानना चाहेंगे, जितना जान पाएंगे, उस प्रकार पूरी सृष्टि पर हमारा अधिकार होगा। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं? वसुधा इसलिए कहा जाता है कि वसु ने बहुत सारे रत्नों को धारण करने वाली होने के कारण इसे वसुंधरा कहते हैं। उसमें कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला। दिन रात बहने वाली नदियों ने
पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। अर्थात प्रकृति में हमारे लिए बहुत सारी अमूल्य निधियाँ पड़ी हैं, लेकिन जब तक हम उस निधियों के से चिर परिचित ना हों, जब तक उसमें हम अपना उपयोग न ढूंढें, तब तक हमारे लिए बेकार है। देश के नर नारियों के रूप मंडन सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे छोटे पत्थरों का सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उसका ज्ञान भी होना चाहिए। केवल हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे सौंदर्य सज्जा में भी इस प्रकृति का भी बहुत योगदान है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। अर्थात जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं आती, जब तक हम उस पृथ्वी पर जानना नहीं चाहते हैं, तब तक हम खुले हुए आँख से भी सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करता है। माने उद्यम विकास और विज्ञान माने खोज और विकास मिलकर के एक भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट तैयार करता है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। अर्थात केवल सोच में नहीं, बल्कि उसे कर्म में लाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उसमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। माने सबकी जिम्मेदारी है, सबका कर्तव्य है, सभी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर के उसमें कुछ न कुछ ढूंढते रहें। अर्थात अपना सहयोग देते रहें, उसका विकास करते रहें। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे वीडियो में आपने पहले पाठ के राष्ट्र का स्वरूप का प्रथम अंग भूमि को पढ़ा। अब तीसरे वीडियो में मैं उसके बारे में, उसके दूसरे अंग जन के बारे में समझाऊंगी। अब पैराग्राफ थोड़ा देखेंगे। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जन के कारण माने मनुष्य के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि कहा जाता है। अगर मनुष्य ही ना होता तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त नहीं करती। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम। नीचे देखिएगा, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। अर्थात पृथ्वी को माता की संज्ञा जो व्यक्ति देता है, वह राष्ट्रीयता की कुंजी उसके पास है। अर्थात वह राष्ट्रीयता की जड़ में प्रवेश कर रहा है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। मन सशक्त रूप से, मन बहुत सारे लोगों के कर्ण से यह भाव निकलता है, तब जाकर के वायुमंडल में राष्ट्र निर्माण के स्वर गूंजने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना हुआ है। जन है, पृथ्वी है, लेकिन कोई भाव नहीं है, तो वह अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है।
नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये। माता पृथ्वी को नमस्कार है, माता पृथ्वी को नमस्कार है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन के दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार होता है। दृढ़ माने मजबूत, भित्ति माने दीवार। इसी मजबूत दीवार पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र के चिरजीवन आश्रित है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकारता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों के भाग पाने का अधिकार है। यानी जो पृथ्वी को माता मानता है, अपने आप को पृथ्वी का पुत्र मानता है, वह निश्चित रूप से वरदानों का भागीदार होता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वो कोई बताता नहीं है। माता के प्रति उसका स्नेह जो है, प्रेम है, और उसका सेवा भाव है, वह स्वाभाविक है। उसी प्रकार पृथ्वी के साथ भी होना चाहिए। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अगा पतन को सूचित करता है। यदि पुत्र अपने स्वार्थ से माता से स्नेह करता है, प्रेम करता है, तो निश्चित रूप से उसका पतन होगा। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। अर्थात उस माता से स्वार्थ से नहीं जुड़ना चाहिए। हमारा अपनी मातृभूमि के लिए, अपने माता के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, वह ज्ञान होना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोग पृथ्वी रूपी माता के लिए बराबर हैं। उसमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है, वह समान अधिकार का भागी है। किसी भी प्रकार से यदि मातृभूमि के विकास में अपना योगदान दे रहा है, तो समान रूप से वह मातृभूमि पर रहने का अधिकारी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। माने इस पे इतने जन हैं जिसका कहीं अंत नहीं है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उसका सौहार्द भाव अखंड है। भले ही कोई वेश भाषा भूषा अलग हो, खान पान अलग हो, रंग रूप अलग हो, फिर भी अगर एक मातृभूमि पर रहने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों का सौहार्द माने प्रेम भाव जो है अखंड होता है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उसका जो संबंध है, उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। हो सकता है सभ्यता में, खान पान में वो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपस में कोई भेदभाव उससे नहीं है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार निर्बलता निवास है, तो समग्र राष्ट्र स्वास्थ्य उतने ही अंश में असमर्थ रहेगा। अर्थात किसी को पीछे छोड़कर हमें अकेले आगे कभी भी बढ़ नहीं सकते, अर्थात हमारे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होनी चाहिए। जन का प्रवाह अनंत है। देखिएगा, महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। जन का प्रवाह अनंत है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। जन का प्रवाह का कोई अंत नहीं है। सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अर्थात जब तक सूर्य एक सत्य है, तब तक मनुष्य का जीवन भी सत्य है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। इतिहास साक्षी है कि कई बार कई सभ्यताओं का पतन हुआ, पुनः नई सभ्यताओं का उत्थान हुआ, लेकिन कभी भी वहां से लोग समाप्त नहीं हुए। जन संतत वाहिनी जीवन नदी की प्रवाह की तरह है। माने लोग जो मनुष्य जो हैं, वो नदी की
लगातार चलने वाली जलधारा के समान है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जिस प्रकार नदी अपने समान गति से चलते हुए अनेक घाटों का निर्माण करती है, उसे मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र रूपी नए घाटों का निर्माण करते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वीडियो में क्रमशः आपने राष्ट्र के पहले में जीवनी, दूसरे में राष्ट्र का प्रथम अंग, तीसरे में राष्ट्र का दूसरा अंग जन तथा चौथे वीडियो में राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। अब हम संस्कृति के बारे में देखेंगे। क्रमशः पेज पे देखिएगा। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिन सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। अर्थात अपने जीवन को संवारने के लिए मनुष्य युगों युगों से बहुत सारा परिश्रम कर अपने एक सभ्य समाज का विकास किया है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। मनुष्य है और उसकी सभ्यता या संस्कृति नहीं है, तो इस प्रकार किसी समाज का विकास नहीं हो सकता। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। विरहित माने उसे हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो उस राष्ट्र की समाप्ति हो जाएगी। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। जीवन एक विटप माने वृक्ष है और उस पे वृक्ष पे सुशोभित माने उसके सुंदरता को बढ़ाने वाला जो फूल होता है, वह मनुष्य का संस्कृति है। संस्कृति अर्थात सभ्यता के सौंदर्य और सौरभ में जो राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और अंश अंतर्निहित है, ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। यानी ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा को क्या कहते हैं? संस्कृति या सभ्यता कहते हैं। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा, कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता एवं समन्वय की भावना है। पारस्परिक सहिष्णुता अर्थात आपस में एक दूसरे से तालमेल, कोई एक दूसरे से तनाव न हो। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जंगल में अनेक प्रकार, कुछ बहुत मोटे बड़े वृक्ष होंगे, कुछ उस पर आश्रित कुछ लताएं होंगी, इस प्रकार सबके सम्मिलन से एक विटप एक जंगल तैयार होता है। उसी प्रकार हमारे समाज में भी अनेक प्रकार के मनुष्यों के संयोग से एक अच्छी संस्कृति तैयार होती है। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। आगे देखिएगा। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। माने आत्मा को क्या चाहिए? आनंद, और आनंद की खोज में आजीवन व्यक्ति परिश्रम करता है। लेकिन ये आनंद का जो विश्वव्यापी रूप है, ये अनेक प्रकार से अनेक विविध रूपों से साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से सहृदय संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जो सहृदय व्यक्ति है, संस्कृत के बाह्य पक्ष को नहीं, बल्कि उसके आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है।
इस प्रकार उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति का परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। अगला पैराग्राफ देखिएगा। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण कर सकते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। जो हम धारण करते हैं वो भविष्य में हम देखना भी चाहते हैं। यही राष्ट्र का संवर्धन एवं स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है। माने हमारी संस्कृति सभ्यता में क्या है, हमारा जो अतीत है, बीता हुआ कल है, वह वर्तमान के लिए भार स्वरूप नहीं है। जहां भूत वर्तमान को जकड़ के रखना नहीं चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। अर्थात हमारी जो पिछली पीढ़ी है, अपने रूढ़िवादी परंपराओं में अपने भावी पीढ़ी को जकड़ना नहीं चाहती, बल्कि उससे लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। इस प्रकार आइए अब अभ्यास प्रश्न पर हम कुछ प्रकाश डालते हैं। 2 पैराग्राफ इसमें जो ट्रिक लगा करके हम रखे हैं, और इस दोनों पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों के जो अधिकतम जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको लिखना है। ये नहीं कि बस 5 आता है तो 5 ही का उत्तर लिखना है। पहला देखिएगा, जन का प्रवाह अनंत होता है, वहां से लेकर के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। इसमें देखिएगा कि 9 प्रश्न दिया हुआ है। इस 9 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आप अपनी कॉपी में इसको लिखिएगा। अगला है, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। वहां से देखिएगा, अतएव हमें उसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें देखिए 2 जगह अंडरलाइन किया हुआ है, तो नीचे वाला अंडरलाइन की व्याख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर जो अंडरलाइन है उसकी व्याख्या लिखिएगा, और बाकी जो प्रश्न है वो 5 प्रश्नों को, इसमें 6 प्रश्न है, 6 प्रश्नों को आपको लिखना है। इसको कॉपी में, जैसे स्कूल खुलता है आप कॉपी में पूरा करके उसे चेक कराइएगा।